क्लास ली थी वो डिबेंचर जो इश्यू करने की पूरी कॉन्सेप्ट क्लास ले चुके हम। पूरी कॉन्सेप्ट क्लास का मतलब उस क्लास के अंदर हमने जो डिबेंचर क्या होता है वहां से स्टार्ट किया था, और डिबेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस है, डिबेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं, डिबेंचर क्या क्या हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा, और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल गया होगा। और अब मैं ये कर रहा हूँ काम आगे आगे क्या कर रहा हूँ, अब जो हमारे को जो टॉपिक को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल आप संडे को थोड़ी प्रैक्टिस कर सके। करे क्या क्वेश्चन बेटा कि बेटा आधे घंटे 45 मिनट जब भी अपनी क्लास चलेगी 45 मिनट 40 मिनट तक पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखें, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि कुछ चीजें अपने दिमाग से रह जाए और बाई चांस समझ में नहीं आए तो हाथों हाथ माइक ऑन करके पूछना बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें मैंने जो स्क्रीन पे दिखाई है ये मैं सब चीजें पढ़ा चुका हूँ कल बहुत ही डिटेल से। सर आज क्या पढ़ाएंगे आप? पढ़ाएंगे तो वही जो आप चैप्टर का नाम तो वही रहेगा। अब देखिए बेटा जो चैप्टर का नाम रहेगा वो भी ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर दिया था। यही तो बार बार है डिबेंचर। कल तो हमने केवल ये डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया, डिबेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं वगैरह वो सब। अब जो आगे की जो क्लास है बेटा उसको हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, मेरे हिसाब से ये बोलना चाहिए अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब आप इसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो जो डिबेंचर जो इश्यू होने वाले हैं वो कितनी तरीके से इश्यू हो सकते हैं, तो 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। मैंने एक चीज क्लास में बोली होगी कि अगर किसी को इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ना है तो वो बहुत जल्दी 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर सीख सकता है। लेकिन शर्त यह है कि अगर उसको इश्यू ऑफ शेयर थोड़ा बहुत आता है, तो अगर इश्यू ऑफ शेयर उसने पढ़ रखा है तो, और बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर भी हमने जब इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था तो उसमें भी 2 चीजें तो वहीं पर भी पढ़ी थी, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड अदर देन कैश। क्या बताया था कि वहां पर भी? बोले यस सर बताया था। यहाँ पर भी वही इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश भी है और उसके बाद में इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी है। दोनों ही चीजें हैं, फॉर कैश भी है और अदर देन कैश भी है। उसके बाद में क्या है सर, ये थोड़ा सा नया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये 3 टाइप से हम डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं। फॉर कैश भी कर सकते हैं बेटा, अदर देन कैश भी कर सकते हैं, और डिबेंचर इश्यू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। तो सर आप हमें कौन सा पहला पढ़ाएंगे? जो आप बोले वो मैं पढ़ा सकता हूँ पहले आपकी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद फॉर कैश और अदर देन कैश जो है वरना हमने इश्यू ऑफ शेयर में डिस्कस कर रखे हैं और बहुत इजी टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर में तो फिर भी अपन को डिबेंचर की फोरफिटेड की, सॉरी इश्यू ऑफ शेयर में तो शेयर को फोरफिटेड की करने की एंट्रीज, री इश्यू करने की एंट्रीज, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने का फिगर, वो सारी चीजें निकालनी पड़ती थी। यहां पर जनरली ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे कुछ थ्योरी और लिखी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थ्योरी में आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार। 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो आप पहले तो सीख लीजिए एक बार क्या है पॉइंट। पहले इसमें जो चेंज है वो मैं बताता हूं कि जो डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं आप, डिबेंचर वेदर इश्यू फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, और अदर देन कैश मतलब कहने का मतलब हो आप डिबेंचर चाहे वो कैश के लिए इश्यू करो चाहे वो अदर देन कैश के लिए इश्यू करो, वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है और एट डिस्काउंट भी हो सकता है। ये एट डिस्काउंट इसके अंदर थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि वहां पर जो हमने था वहां पर एट पार था और एट प्रीमियम था, एट डिस्काउंट शायद वहां पर नहीं था। बोले कहां पर सर? मैं बार बार कनेक्ट कर रहा हूं इश्यू ऑफ शेयर से। अरे इश्यू ऑफ शेयर जब हम पढ़ते थे तो हम केवल एट पार पढ़ते थे, एट प्रीमियम पढ़ते थे, लेकिन एट डिस्काउंट नहीं पढ़ते थे क्योंकि शेयर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर को ही हम केवल डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, बाकी किसी भी टाइप के शेयर को हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिबेंचर को हम आराम से डिस्काउंट पे इश्यू भी कर सकते हैं। ये तीनों ही कंडीशन में आपको पढ़ाऊंगा जब डिबेंचर इश्यू करूंगा, तो एट पार भी पढ़ाऊंगा, एट प्रीमियम भी पढ़ाऊंगा और एट डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा। सर नीचे एक और लाइन लिखी हो? हाँ बिल्कुल लिखी है। देखो क्या लिखा हुआ बेटा कि कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। भाई जो डिबेंचर इश्यू करते हैं तो कंपनी के पास कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए उसके बारे में कंपनी एक्ट 2013 तो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि जो कंपनी को सूटेबल लगे वो अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन एक सेबी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि सेबी हैज
prescribed, then 75% of issued should be subscribed before the allotment या allot डिबेंचर। मतलब कहने का ये है बेटा कि जब आप डिबेंचर अलॉट करते हो किसी पब्लिक को, जब आप डिबेंचर पहले तो पब्लिक में ऑफर किए, उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जब आप उसको अलॉट करने जाते हो तो उससे पहले सेबी ये कहता है कि मिनिमम 75% ऑफ इश्यूड शुड बी सब्सक्राइब। मतलब जो आपने इश्यू किया उसका मिनिमम कितने परसेंट, 75% क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन की जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया, मतलब इस चैप्टर की मेन पॉइंट था। क्या आपको पता है कुछ शेयर का कुछ था मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%? वेरी गुड। शेयर में जो बताया था वो बताया था 90%। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना है, तो 75% है। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, तो आप बताएंगे नॉट स्पेसिफिक, मतलब उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कितना होना चाहिए। बोल ठीक है सर। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अभी ये सब चीजें, और मैं वापस से आपको एक बार थोड़ा सा उस पर लेके आता हूं सर। किस पे? ये जो हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड में सबसे पहले पेज से मैंने लिखे थे कि ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हम यहां पर आए बेटा, टाइप ऑफ डिबेंचर तक हम सारा पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ डिबेंचर तक हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और हम आगे का जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब जो मैंने ये टॉपिक हेडिंग डाली बेटा, हेडिंग डाली है इश्यू ऑफ डिबेंचर, यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर में फॉर कैश भी हो गया, अभी डिस्कस किया है, अदर देन कैश भी हो गया, और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी हो गया। बोले हाँ सर। ये आपने अभी हमारे को जो थ्योरी बताई है उसमें दिखाया है, बिल्कुल यही थ्योरी में दिखाया था, और वो का वो हम अभी प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। आवाज मेरे को लगता है सभी को बराबर आ रही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आवाज बराबर नहीं आए। तो जैसे ही आवाज नहीं आती है तो आप मेरे को बोलेंगे। उसके बाद में हम टॉपिक पे आते हैं। कौन सा टॉपिक आपको करवाओ? आप बोले तो फोर कैश करवाओ, फोर बोले तो अदर देन कैश कराओ, फोर एज ए क्वालिटी सिक्योरिटी कराओ, कौन सा कराओ आप बोलिए। सर आप एक बार फोर कैश करवा दीजिए। चलिए ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। डिबेंचर इशू फोर कैश। जैसा हम आपको रोज पढ़ाते हैं वैसा का वैसा ही पढ़ाएंगे। क्लास के अंदर जैसा पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे। ये प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो रहा है, अच्छे से देखेंगे। जहां समस्या आती है वहां मेरे को बोल के बताएंगे। सर इश्यू ऑफ डिवेंचर जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्या पहले वाली कंडीशन यहां पर भी चलेगी क्या? वही एट पार तो है ही है, एट प्रीमियम भी है ही है, और एट डिस्काउंट भी है ही है। बोले बिल्कुल सर। बोले तीनों कंडीशन है, एट पार है, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट है। ठीक है सर, लेकिन मैं तो ये तो पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ। वो पढ़ाना चाहता हूँ बेटा कि दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हेन लमसम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। आपके पास अगर कॉपी है तो जरूर लिखते रहना, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ आपको नहीं भेज पाऊंगा। इसका सही से पीडीएफ नहीं बनता है। जो मैं पेन टेप से लिखता हूं उसका पीडीएफ बराबर नहीं बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। इसको आप साथ साथ में लिख सकते हैं। जो डिबेंचर के लिए जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं बेटा, या तो क्या होगा कि जो लमसम अमाउंट होगा वो रिसीव होगा सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ में। मतलब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ना तो कोई अलॉटमेंट है, ना कोई फर्स्ट कॉल है, ना कोई सेकंड कॉल है। सारा का सारा अमाउंट किसके ऊपर रिसीव हो जाएगा? सर सारा का सारा अमाउंट जो रिसीव हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे को एप्लीकेशन के ऊपर। बिल्कुल। उसके बाद में सर, उसके बाद में जो कंडीशन है वो है व्हेन अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट। ये दो चीजें आपको अलग अलग थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको जो आज जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं व्हेन लमसम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। छोटी सी पॉइंट मतलब छोटा सा ही पॉइंट है। व्हेन लमसम अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन मैं ये पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज तो मैं पढ़ा दूंगा, मतलब ये जो टॉपिक है ये तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके अंदर साथ साथ में कुछ कुछ साथ में कुछ और भी लेने वाला हूं। बोले और क्या लेने वाले हैं? और आपकी स्क्रीन पे एक टॉपिक ये दिखता होगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स एक टॉपिक बताया था, ये वाला, ये आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। देखिए क्या यहां पर भी इश्यू ऑफ डिबेंचर है कि नहीं है बेटा? बोले है सर, लेकिन एक ये विथ के बाद में एक अलग पॉइंट आ गया, विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट आया। बाकी आप बता दीजिए कि वो का वो इश्यू ऑफ डिबेंचर है कि नहीं है? बोले है सर। तो मैं बेटा जो आपको आज बताऊंगा ना, तो ये मत सोचना कि केवल सर आप हमें क्या बताएंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर बताएंगे। नहीं, मैं आपको जो इश्यू ऑफ डिबेंचर बताऊंगा वो उसमें कंडीशन तो यही बताऊंगा, लेकिन इसमें वो विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी खत्म कर दूंगा। और मैं ये बोल के चलता हूं कि आज मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल संडे है और ये मेरे को भी पता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन एग्जाम में आना ही आना है, किसी भी हालत में आना है। हर साल उसका पेपर में क्वेश्चन आता है, और इस बार भी अगर आपने सैंपल पेपर जो हमने आपके साथ शेयर किया है, उस सैंपल पेपर में अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, देखिएगा। तो सर अभी शुरू करिए। पहले थोड़ा सा सिंपल कंडीशन बताता हूं। मान लीजिए सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको लमसम वाली कंडीशन। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? लमसम। सर लमसम पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या तीनों कंडीशन बताया कि बिल्कुल तीनों बताऊंगा। देखिए मान लीजिए एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर। ये सर 12% डिबेंचर क्या है, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि सर ये 12% डिबेंचर आपको लिखा हुआ आएगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो प्री डिटरमाइन होती है, पहले से ही बता दी जाती है कि इतना होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर के ऊपर, कि जिन डिबेंचर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट पे करने वाली है उनको 12% के हिसाब से करने वाली। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई प्रीमियम डिस्काउंट मत सोच लेना। एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर एट द रेट रुपीज 100 ईच, एट द रुपीज 100 ईच। एक्स मैं बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 10,000 12% डिबेंचर इश्यू किए एट द रुपीज 100 ईच। और आगे अगर मैं तीन कंडीशन दे दूं इसी क्वेश्चन के, कि अगर वो एट पार इश्यू हो, एट प्रीमियम हो, और एट प्रीमियम में भी परसेंट लिख लो, एट 20% प्रीमियम पे हो जो इश्यू हो रहा है, और एट 20% या 10% डिस्काउंट पे हो, एट 10% डिस्काउंट। और आपसे पूछा जाएगा कि इनकी एंट्रीज बताइए हमें। मतलब क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं लिखा, ऐसा तीनों कंडीशन लिखी हुई नहीं आएगी बेटा। मैं ऐसा बोलता कि अगर ये क्वेश्चन ये बोला होता कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर एट द रुपीज 100 ईच, खाली ये लिखा हुआ था, तो हम ये मानते हैं कि एक्स लिमिटेड ने क्या किए हैं, 10,000 12% डिबेंचर जो इश्यू किए 100 वाले हैं, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया कि एट पार है, कि एट प्रीमियम है, कि एट डिस्काउंट है। तो हम हमेशा क्या मान के चलते हैं कि ये डिबेंचर जो इश्यू हुए होंगे वो एट पार पे ही हुए होंगे। ये जैसे अपन ने शेयर में भी माना था। बोले ठीक है सर। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन अलग से लिखता, अगर मान लीजिए एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर एट द रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम। फिर मैं तीसरी कंडीशन वापस से क्वेश्चन लिखता कि एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर एट द रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो मेरे को ज्यादा बार लिखना पड़ता। इसलिए अगर जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी हो वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ के ये पता करेंगे कि डिबेंचर है वो एट पार पे इश्यू हो रहे हैं, या एट प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं, या एट डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं। ये पहले मैं आपको एंट्री बताता हूं तीनों की अलग अलग कंडीशन में। अगर केस 1 होता, केस 1 का मतलब बेटा कि अगर जो डिबेंचर जो इश्यू करते हैं वो एट पार पे करते तो क्या होता। सबसे पहले मैं एंट्री किसकी करता हूं, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले जब मैंने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया होगा पब्लिक के अंदर, तो मैंने उसे पैसे मंगाए होंगे, एप्लीकेशन मनी मंगाई होगी। तो सबसे पहले अगर आपने इश्यू शेयर भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले पब्लिक से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है? बोले नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का आपने बताया था कि सबसे पहले काम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का ही होता है। और मैं जो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री करने जा रहा हूँ वो एंट्री करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। मैं आपको ये मान के चलिए बेटा कि अगर मैं ऐसा नहीं लिखूं कि एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की है, तो नीचे आप नरेशन में लिख लीजिए कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। मैं लिख के बता दूं, देखो सबसे पहले एंट्री, पहला
एंट्री जो होगी या पहली जो एंट्री होगी वो क्या की होगी, तो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की सबसे पहली एंट्री अगर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की होगी तो आप बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले पैसा आ रहा है सर। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कंपनी होती है, एक और चीज बता दो, थोड़ा सा याद आया कि जितनी भी कंपनी होती है अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि क्या सभी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है क्या, अरे क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या सभी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है क्या, तो आप बोले कि हाँ कर सकती है। दूसरा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी कंपनी डिबेंचर पब्लिक में इश्यू कर सकती है क्या, आपका आंसर होगा नहीं। अरे आप लोगों को मैं जो ये लाइन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि क्या सभी कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जैसे शेयर इश्यू कर सकती है वैसे डिबेंचर भी कर सकती है। लेकिन शेयर हो या डिबेंचर हो, पब्लिक में कौन सी कंपनी कर सकती है, तो केवल जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होती है बेटा, लिस्टेड होती है, केवल और केवल लिस्टेड कंपनी ही क्या कर सकती है, पब्लिक में डिबेंचर हो चाहे वो शेयर हो इश्यू कर सकती है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि सभी कंपनी हमारी क्या कर सकती है, डिबेंचर इश्यू कर सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि दो चीजें मैंने बोली हैं कि क्या सभी कंपनी शेयर डिबेंचर इश्यू कर सकती है, तो यस। पब्लिक में कौन सी कर सकती है, तो केवल और केवल कौन सी कर सकती है, लिस्टेड कंपनी। और बोला जाए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी जैसे चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में वो कर सकती है। लिस्टेड अनलिस्टेड का उसमें कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक का वर्ड याद रखना कि पब्लिक में केवल ऑफर या पब्लिक में जो इश्यू कर सकती है वो केवल लिस्टेड कंपनी ही कर सकती है। ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा, पैसा आएगा तो हमने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। और किसके बदले में आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये कैसी एंट्री है सर, अरे कुछ नहीं किया मैंने बेटा, कि देखिए मेरे पास अगर पैसा आया तो मैंने बैंक को डेबिट किया, और किसके बदले में आया, तो डिबेंचर के बदले में। डिबेंचर में भी क्या आएगी, अरे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लगाया है, एंड अलॉटमेंट लगाने से ये पता चलता है कि इसके बाद में कुछ भी कॉल नहीं है, मतलब ये एप्लीकेशन के ऊपर ही मेरे को सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। बोले ठीक है सर। वहां शेयर में हम क्या लिखते थे, जब पैसा आता तो बैंक को डेबिट करते थे, और किसके बदले में आता था, तो यहाँ पर लिखते थे टू इक्विटी शेयर या टू प्रेफरेंस शेयर या केवल टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते थे। मैंने आपको बताया भी था। जैसे मान लीजिए आपको पैसा किसी से रिसीव होता है, राम से रिसीव होता है, तो एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहाँ पर पैसा किसका रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी का हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी लिखो ना आप। तो हम वही लिख रहे हैं सर, हम जो एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये काय की एंट्री है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। सर इसका फिगर तो लिखिए आप। फिगर निकालने का मैं बहुत बार तरीका बता चुका बेटा, हमेशा बोलता हूं एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। जितनी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी और जितनी अपने एप्लीकेशन मनी रखी होगी वही हमारी क्या होगी बेटा, अमाउंट रिसीव होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो अब देखिए क्या है इसमें, आगे क्या है आप खुद ही सोचिए कि हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। सर कहीं लिखा हुआ ही तो नहीं है। अरे मैंने आपको बताया था कुछ लिखा हुआ नहीं हो कि भी हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जितने आपने पब्लिक में ऑफर किए वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए और उतनी ही एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें एप्लीकेशन 10,000 रिसीव हुई है। यहाँ पर ना तो मैं ओवर सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ और ना ही मैं अंडर सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये मान के कर रहा हूँ कि जितने डिबेंचर आपने इश्यू किए, जितने डिबेंचर पब्लिक में ऑफर किए, उतनी ही एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी। बोले ठीक है सर, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। बताइए सर एप्लीकेशन मनी कितनी है। सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है कहाँ एप्लीकेशन मनी कितनी है। अरे मैंने बताया था बेटा कि जब एप्लीकेशन मनी लिखा हुआ ही नहीं है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन मनी लिखा हुआ होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अरे जितने में शेयर या डिबेंचर इश्यू होते हैं वो पूरी की पूरी अमाउंट होगा, वो हमें किसके ऊपर रिसीव होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव होगा एप्लीकेशन मनी पे। तो एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा सर, देखिए हम पहली कंडीशन कर रहे हैं बेटा, फेस वैल्यू कितना है, केस 1 की बात करो, केस 1 में फेस वैल्यू कितनी है, तो 100 है। क्या इसमें कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ है क्या, नहीं है। मतलब इसका इश्यू प्राइस भी कितना है, 100 ही है। मतलब पब्लिक से अपन कितने रुपए लेने वाले हैं एक डिबेंचर के लिए, एक डिबेंचर के लिए हम कितने रुपए लेने वाले, एक एप्लीकेशन पर 100 रुपीज लेने वाले हैं।
तो 100 मल्टीपल करेगा बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी भी इस बार कितनी रहेगी, 100 रहेगी। ये इश्यू प्राइस है बेटा, क्योंकि पब्लिक से हम हमेशा ये वाली प्राइस लेते हैं। तो एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 10,000 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। यहां तक मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी सर, बिल्कुल नहीं हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं वापस से। पहली एंट्री के बाद में दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री जो होती है वो एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। जब शेयर की एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की थी तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था। यहां पर किसमें ट्रांसफर करेंगे, यहां पर हम करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। किसको ट्रांसफर करना, वापस से बता देता हूं। ये जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है ये वाली, तो ये जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये जो हमें एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, इसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। किसमें ट्रांसफर करना है, तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बोले ठीक है सर, तो बताइए इसको अगर ट्रांसफर करना है तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो रखा है सर, ये तो क्रेडिट हो रखा है। 2 का मतलब तो क्रेडिट होता है, तो इसको अगर ट्रांसफर करना मतलब खत्म करना, तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और किसमें ट्रांसफर करना है, टू कितने परसेंट वाले डिबेंचर थे वो सर, 12% वाले डिबेंचर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये आप लिख सकते हैं। सर ये काय की एंट्री है, तो ये बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। अच्छा अच्छा सर, ये है क्या सर, इसका फिगर कैसे निकलता है, तो बेटा इसका फिगर थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है, अलॉटेड डिबेंचर और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। सर क्या फर्क है, केवल फर्क ये है बेटा कि जो पहली एंट्री में आपने जो फिगर निकाला होगा उसमें आपने लिखा होगा एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल एप्लीकेशन मनी, क्योंकि वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री थी, और हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की नहीं कर रहे, हम एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा डिबेंचर लेना है बेटा, अलॉटेड डिबेंचर। तो सर इस बार अलॉटेड डिबेंचर कितने हैं, अरे यही तो अलॉटेड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कितने कंपनी ने ऑफर किए, कितने अलॉट किए, 10,000, और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी कितना है सर, 100 है। तो एप्लीकेशन मनी 100 हो गया, तो 10,000 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू अगेन 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपीज वापस किसमें ट्रांसफर हो गया सर, ये ट्रांसफर हो गया हमारा डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो मतलब केस 1 सर हमारा पूरा हो गया, बिल्कुल केस 1 पूरा हो गया। एट पार वाली कंडीशन मैंने दोनों बता दी है, ये लमसम वाली कंडीशन बता रहा हूं बेटा, फटाफट से आगे देखना आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम जो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं एट प्रीमियम पे। क्या ले रहे हैं, एट प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम था, याद है क्या, 20%, एट 20% प्रीमियम। मैं केस 1 में वापस से देखो, फेस वैल्यू जो है उसकी वो कितनी है, तो सर फेस वैल्यू 100 है। क्या इसमें प्रीमियम ऐड होगा, क्या 100% होगा प्रीमियम ऐड करेंगे। प्रीमियम कितने परसेंट है, 20% है, तो 100 का 20% भी कितना होगा, 20 ही होगा। मतलब इश्यू कितने में होने वाला है, तो 120 में होने वाला है। ये इसकी इश्यू प्राइस है। ठीक है सर, चलेगा। पहली एंट्री करिए आप। तो पहली एंट्री में काय की करता हूं, तो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, पैसा आ रहा है, और किसके बदले में आ रहा है, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर, फिगर कैसे बोले, ये एंट्री काय की है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री, बिल्कुल सही है सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फिगर कैसे निकलता है बताइए। अरे सर एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, अभी तो आपने बताया था। हाँ तो बस कहां चिंता है आपको, बताइए ना। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, कुछ लिखा हुआ है क्या सर, नहीं लिखा हुआ है। बताइए कितनी रिसीव हुई होगी सर, 10,000 रिसीव होगी। जितने इश्यू किए वही हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी। अगर ज्यादा हुई होगी तो भी लिखा हुआ आएगा, अगर कम हुई होगी तब भी लिखा हुआ आएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो सर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000, मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी कितना सर, कोई बच्चा बता सकता है एप्लीकेशन मनी कितना होगा, 100 या 120? बताइए। एप्लीकेशन मनी ये होगा जो आपकी इश्यू प्राइस होगी। वापस से मैं आपको सिखाता हूं बेटा, यहाँ पर मल्टीपल किससे करना है। देखो, अरे ये एप्लीकेशन मनी का मतलब ये होता है कि आप लोगों से कितने रुपए लेने वाले हो एप्लीकेशन मनी के ऊपर।
लोगों से आप एप्लीकेशन मनी कितना रुपए लेने वाले हो? अरे 100 तो इसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन आप उसको 100 में इश्यू नहीं कर रहे, आप उसको 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं। मतलब पब्लिक से जो ले रहे हैं वो कितने में ले रहे हैं बताइए आप? सर हम पब्लिक से जो ले रहे हैं वो 120 में 120 रुपीज ले रहे हैं। मतलब वापस से बोलता हूं कि जिस डिबेंचर की मार्केट में सॉरी फेस वैल्यू 100 है, वो मार्केट में 100 में नहीं दे रहे, हम 120 में दे रहे हैं। बताइए एक बंदा एक डिबेंचर के ऊपर कितने रुपए देगा आपको? 120 देगा। और आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई है? आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आई है। बताइए आपको 10,000 के ऊपर 120 रुपीज रिसीव होगा कि नहीं होगा? यार एप्लीकेशन मनी रिसीव वाला फिगर निकाल रहा हूं बेटा। एप्लीकेशन मनी रिसीव कौन सी होगी? अरे फेस वैल्यू थोड़ी रिसीव होती है बेटा। एक बात बताइए, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं इंस्टॉलमेंट बढ़ा देता हूं। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी को मैंने किया 30, अलॉटमेंट को किया 40, फिर फर्स्ट कॉल को किया बैलेंस अमाउंट, जो भी मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप जब एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री करते हो तो फर्स्ट एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप बताइए मेरे को कि वहां पर फिगर निकालते हो तो एप्लीकेशन रिसीव इनटू एप्लीकेशन मनी करते हैं, तो अपन एप्लीकेशन मनी में क्या देखते हैं कि हम लोगों से एप्लीकेशन मनी के ऊपर कितना रुपए ले रहे हैं। 30 ले रहे हैं तो 30 से मल्टीपल करते हैं, 40 ले रहे हैं तो 40 से मल्टीपल करते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोले हाँ सर। तो यहां पर तो बेटा अपन को डिबेंचर के ऊपर जितना भी पैसा लेना है एक डिबेंचर के ऊपर, चाहे वो 100 लेना हो, 120 लेना हो, 80 लेना हो, जितना भी लेना हो, सारा का सारा हम किस पे ले रहे हैं? एप्लीकेशन के ऊपर ले रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन पे ले रहे हैं तो आप बताइए कि वो डिबेंचर पब्लिक में जो दे रहे हैं क्या आप 100 में दे रहे हैं क्या? सर नहीं दे रहे, 120 में दे रहा है। आ गया समझ में हमें? बहुत अच्छा। तो हमारे पास ये फिगर कितना निकल के आया बेटा? 12 लाख रुपीज निकल के आया। अगर किसी को डाउट हो तो वो जरूर चैट बॉक्स में लिख के बता। सेकंड हम क्या करते हैं बेटा, ये जो एप्लीकेशन मनी अभी मैंने जस्ट जैसे यहां पर बताया था कि ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है ये डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको किस में ट्रांसफर करना होता है? डिबेंचर अकाउंट में। तो इसको तो डेबिट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, अभी करता हूं। देखो डिबेंचर, इसको डेबिट करो बेटा, देखना आप, क्योंकि इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन मैं जो ऐसे लिख रहा हूं डी बी वगैरह, आप ऐसे लिखना मत बेटा, एग्जाम में नहीं चलता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और किस में ट्रांसफर होगा? तो 12% सर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पर देखिए थोड़ा सा एक मैं पॉइंट लिखूंगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या पॉइंट लिखेंगे सर आप? पॉइंट ये लिखूंगा कि डिबेंचर अकाउंट में जो भी अमाउंट हमेशा जाएगा वो केवल और केवल फेस वैल्यू ही जाएगी, इसमें ज्यादा नहीं जा सकता है। फेस वैल्यू से ज्यादा यहां पर नहीं लिख सकते हो। तो बताइए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने से आपने क्रेडिट किया था? 12 लाख से। तो यहां पर आपने कितना लिखा होगा? 12 लाख। बोले हाँ सर, ये तो हमने ट्रांसफर करना है। लेकिन डिबेंचर अकाउंट में बेटा 12 लाख नहीं जा सकते हैं। 10,000 डिबेंचर है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 100 ही है। बोले हाँ सर। तो यहां पर मतलब सर 10 लाख जाएगा? अरे हाँ बेटा। और जो 2 लाख रुपीज का है वो काय का है? तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है। बोले अच्छा अच्छा सर, अब समझ में आया। वो यहां पर लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिखेंगे बताइए? 10,000 के ऊपर हमें कितने रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है? 20 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2 लाख। उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव में कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन मनी में रिसीव में तो वो देखिए कि आपको पब्लिक से कितना लेना है। लेकिन जब उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो ध्यान ये रखना कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा क्या जाएगा? केवल और केवल फेस वैल्यू जाएगा। अब सर आगे एक और कंडीशन बताइए। ये हो गया है 20% प्रीमियम वाली कंडीशन। एक कंडीशन मैं आपको और बता देता हूं, कंट्रोल प्लस एम। कंडीशन क्या है सर? अब वो कंडीशन लिखता हूं, एट 10% डिस्काउंट। जिसको समझ में नहीं आया वो लास्ट चांस और है, ये थर्ड कंडीशन में उस बंदे को समझ में आ जाएगा। चलिए सर, सबसे पहली एंट्री करूंगा वो करूंगा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं। फेस वैल्यू कितनी बोली है बेटा? सर 100। क्या डिस्काउंट ऐड होगा क्या? नहीं सर, डिस्काउंट कहां ऐड होता है? डिस्काउंट तो लेस होता है। और कितने परसेंट है? तो 10%। तो लेस होगा 10 रुपीज, क्योंकि 100 का 10 कितना होता है? 10 ही होता है। तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा? ये इसकी कौन सी प्राइस है बोलिए? ये इसकी इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब पब्लिक से आप जो एक डिबेंचर के ऊपर जो लेने वाले हैं वो कितना लेने वाले हैं? 90 रुपीज। सबसे पहली एंट्री मैं कर रहा हूं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोले बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये कैसा आएगा सर फिगर? अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैसे आएगा? तो फिगर निकालने का मैंने बार बार तरीका बता दिया है। मैं अब ये नहीं लिख रहा हूं कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि क्या की एंट्री कर रहा हूं,
एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। ये फिगर कैसे आता है, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। अब बताइए बेटा कि हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, होता तो मैं एक और वर्किंग नोट बनाता, एप्लीकेशन रिसीव इतनी, अलॉटेड इतने, रिजेक्टेड इतने, वो सब बताता आपको, लेकिन ऐसा है नहीं है। क्वेश्चन में एप्लीकेशन रिसीव नहीं दे रखी है, मतलब जितने ऑफर किए, जितने इश्यू किए, वही एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है सर। और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी कितना आएगा बता सकता है कि कोई? 100 रुपीज या 90 इसलिए आएगा क्योंकि हम जो पब्लिक से जो ले सकते हैं वो फेस वैल्यू नहीं ले सकते बेटा, पब्लिक को हम कितने में दे रहे हैं वही पैसा हमें रिसीव होगा। तो सर 10,000 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 9 लाख, बिल्कुल सही बोला आपने, ये 9 लाख रुपीज मेरे को रिसीव हो गया। और ये 9 लाख रुपीज जो आपको ट्रांसफर करना है वो कहां ट्रांसफर करना है सर? ये 9 लाख रुपीज जो हमें ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट के अंदर। करेंगे सर? बोले हाँ करिए सर। अरे करना है तो अगर देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या कर रखा आपने, क्रेडिट कर रखा है, मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज से, बोले यस सर। और 2 डिबेंचर अकाउंट में जो जाएगा, मतलब वो 12% डिबेंचर अकाउंट में जो जाने वाला है, 12% डिबेंचर कौन सा? 12% का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, ये 12% आपको डिस्काउंट वगैरह मत समझ लेना। ये 12% डिबेंचर का मतलब ये जो डिबेंचर है उसके आगे इसके रेट लिखी होती है कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे होगा। तो हम 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। और आपको मैंने एक अभी चीज बताई थी कि हमेशा ट्रांसफर क्या होती है सर? फेस वैल्यू होती है। अरे होती है कि अभी बताया था मैंने 5 मिनट पहले, बोले हाँ सर बताया था आपने। तो ये जो 5 मिनट पहले जो आपको बताया फेस वैल्यू होती है, तो उसका देखो आप हमारे कितने डिबेंचर के ऊपर एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो 10,000 मल्टीपल बाय अलॉटेड डिबेंचर तो कितने हैं 10,000 और मल्टीपल बाय वही हमारी फेस वैल्यू लेनी है, तो फेस वैल्यू बेटा 100 है, तो कितना जाएगा सर? जाएगा तो 10 लाख रुपीज, बिल्कुल जाएगा। लेकिन 9 लाख ऊपर है और 10 लाख नीचे, क्या मैच हो रहा है? क्या नहीं हो रहा सर? अरे हमने क्या दिया बेटा, हमने दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन किस पे दिया है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वो भी डेबिट कितने से होगा बोलिए? 1 लाख रुपीज से। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होगी। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बोल के बता सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो आपने शेयर में पढ़ा है। देखो पहला यही केस हो सकता है कि वो डिबेंचर जो इश्यू कर रही है वो पार पे कर रही है, पार मतलब एट पार, मतलब कोई उसमें प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। दूसरा सेकंड प्रीमियम पे हो सकता है, मतलब उसका प्राइस बढ़ा के ले रही है पब्लिक से। और थर्ड ये हो सकता है कि वो डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है। तो सर ये तो आपने शेयर में भी सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। मेरी इच्छा यहां पर क्या है पता आपको? मेरी इच्छा यहां पर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिखाने की है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर? हमारी जो टॉपिक की जो मेन बात है जो हम सिखाने वाले हैं, ये एंट्री चेंज भी हो सकती है। आपके एग्जाम में जो अभी मैंने लिखी थी यहाँ पर, ये एंट्री चेंज भी हो सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एंड सेकंड एंट्री जो की डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड फिर जो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर एंट्री की डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो मैंने एंट्री की ये चेंज भी हो सकती है। किस सिचुएशन में? देखना सिचुएशन ये होता है बेटा कि जब आपको रिडेम्पशन की कुछ कंडीशन दे दी जाए। अगर रिडेम्पशन की कुछ कंडीशन दे दी तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। बोले रिडेम्पशन क्या होता है सर? मैंने रिडेम्पशन का मतलब भी कल बताया था कि जब मैंने आपको टाइप ऑफ डिबेंचर पढ़ाए थे कि मतलब इसका निश्चित टाइम के बाद में, एक फिक्स पीरियड के बाद में हमें क्या करना पड़ता है? उसको रीपेमेंट करना पड़ता है। दैट कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर को जब भी रीपेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि डिबेंचर मैंने आज इश्यू किया है तो वो हमारी जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, तो आपको पता होगा कि 2 साल 5 साल तो पैसे अपन उनका यूज करते ही होंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है डिबेंचर। करंट लायबिलिटीज हो सकती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि अगर वो डिबेंचर हमने विद इन 12 मंथ के लिए ही इश्यू की है, ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो रिडेम्पशन करने वाले हैं और रिडेम्पशन मान लीजिए ज्यादा में करने वाले हैं तो समस्या है। करेंगे तो 5 साल बाद में, लेकिन मैंने बताया कि सारी चीजें जो क्लियर हो जाती है वो अभी क्लियर हो जाती है। कैसे सर? मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं और वो डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं वो आप 100 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं और 100 का 120 में कर रहे हैं और 100 का 90 में कर रहे हैं, तो क्या हम उसको पहले से ही उसको बता देते कि नहीं बता देते कि भाई हम जो डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं वो इतने रुपए में करने वाले हैं? तो वैसा क्या वैसा रिडेम्पशन का ही बता दिया जाता है कि हम जब 5 साल के बाद में, आज की बात बता रहा हूं मैं, आज बोल रहा हूं ये कि हम 5 साल के बाद में जब आपको रीपेमेंट करेंगे तो इस एक डिबेंचर के बदले में 100 रुपीज देंगे या 100 से ज्यादा देंगे। डिबेंचर होल्डर का फायदा होगा तभी तो वो हमें पैसा देगा। तो हम उसको बोल देते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि हम आपको पेमेंट कितना करने वाले हैं। तो कहने का मतलब जब क्वेश्चन के अंदर रिडेम्पशन की भी कंडीशन आ जाती है
जब क्वेश्चन के अंदर किसकी कंडीशन आ जाती है, रिडेम्पशन का भी पॉइंट आ जाता है। रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ जाता है कि इसका 5 साल के बाद में रिडेम्पशन होने वाला है, वो एट पार पे होने वाला है या एट प्रीमियम पे होने वाला है, बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि ये इश्यू की बात कर रहा है कि रिडेम्पशन की बात कर रहा है। मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख के बताता हूं, छोटा सा स्पीड में लिखूंगा कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिबेंचर at the rate rupees 50 each, issue at 20% premium and redeemable after 10 year at 10% प्रीमियम। अब बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, बोले सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अरे यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप चाहे तो अपना सैंपल पेपर देख लेना और मैं आपको विद गारंटी कहता हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है। अभी जो ऊपर अगर मैं मान लीजिए ये नहीं लिखूं, अगर यहां तक ये इससे आगे आगे वाली लाइन ही लिखूं अगर, तो कोई दिक्कत है। ये वाली कंडीशन तो मैंने पढ़ा दी है, बोले हाँ सर पढ़ा दी आपने, बिल्कुल पढ़ा दी है। मतलब आप खाली देख रहे होगे, तो ये एंड के आगे वाली जो चीज है ना, ये मैंने नहीं लिखी है। ये तो मैंने पढ़ाया ना बेटा आपको कि एक्स लिमिटेड क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो 10,000 इश्यू कर रहे हैं। अब वो कितने परसेंट वाले उससे कोई मतलब नहीं है। और जो डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं वो एक डिबेंचर कितने का था, 50 का था। बोले हाँ सर। अब उसके बाद में मैंने बताया कि जो 50 का था वो इश्यू कैसे हो रहा है, 20% प्रीमियम पे हो रहा है, तो वो तो वही हो जाएगा, फेस वैल्यू कितनी 50, ऐड क्या करेंगे प्रीमियम कितने परसेंट, 20%, तो 50 का 20% कितना होता है 10, तो कितने में इश्यू करेंगे सर, 60 में इश्यू करेंगे। अरे अगर ये सब चीजें आप कर लेते हैं बेटा, तो आप वही एंट्री करनी है बेटा जो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट हो, बैंक अकाउंट डेबिट हो, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिगर कैसे आएगा, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, तो वही 10,000 एंड वही 60, ये एप्लीकेशन मनी हो जाएगा बेटा 60, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 6 लाख रुपीज। बोले हाँ सर। और सेकंड एंट्री क्या करेंगे वो भी मैं करके बता दूं, देखो आप सेकंड एंट्री करेंगे आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने कर रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख, और टू डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू, बिल्कुल सर, टू डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई 50 मतलब 5 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 5 लाख। तो हमने डिबेंचर अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किया होगा और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना गया होगा, तो वही 1 लाख रुपीस गया होगा, 10,000 मल्टीप्लाई 10। बोले ये तो सर आपने करवाई ना, अभी सेकंड वाली कंडीशन यही तो करवाई थी, ये वाली एट सिक्योरिटी एट 20% प्रीमियम, तो यही तो करवाया। अरे बेटा यही करवाया है, लेकिन मैं अभी जो आपको करवाने वाला हूं वो ये कराने वाला हूं। अगर बाई चांस जो रिडेम्बल है और वो रिडेम्बल आफ्टर 10 ईयर है और वो भी एट 10% प्रीमियम, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काय का पॉइंट है सर, ये पॉइंट वो है कि ये डिबेंचर का जो रिडेम्पशन होना है वो 10 साल के बाद में होना है, लेकिन वो भी 10% प्रीमियम पे होना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, 6 कंडीशन, वो आप मेरी स्क्रीन पे लिखेंगे फटाफट से। देखिए मैं यहाँ पर 6 कंडीशन लिखूंगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, 2-3 स्टार लगा देना, और ये अगर एग्जाम में नहीं आती तो आप मेरे को बाद में मिल सकते हैं। फेस वैल्यू क्या है इसकी, इश्यू प्राइस क्या है इसकी, और रिडेम्पशन वैल्यू या रिडेम्पशन प्राइस या रिपेबल या रिडेम्पशन प्राइस कितनी है। अब मैं आपको टोटल 6 कंडीशन बताऊंगा। पहली मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे फेस वैल्यू अगर 100 है, इश्यू भी कितने में होता है 100 में होता है, और रिडेम्पशन भी कितने में होता है 100 में होता है। सेकंड में फेस वैल्यू 100 है, इश्यू जो होता है वो मान लीजिए 110 में होता है, लेकिन रिडेम्पशन 100 में ही होता है। थर्ड जो कंडीशन वो मान लीजिए फेस वैल्यू 100 है और रिडेम्पशन सॉरी इश्यू जो होता है वो 90 में होता है, इश्यू जो होता है वो कैसे होता है 90 में होता है, और रिडेम्पशन किस में होता है 100 में होता है। ये 3 का एक सेट है, अभी मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, सुन लेना। फेस वैल्यू मान लीजिए 100 है, इश्यू वापस से 100 में, यहां पर 100 110, ये एट पार, वो एट प्रीमियम, और ये एट डिस्काउंट, ये तीनों मैंने ले लिए, यहां पर भी सेम लूंगा। फेस वैल्यू 100, इश्यू 100 में, लेकिन रिडेम्पशन जो होने वाला है बेटा वो 110 में होने वाला है, मतलब एट प्रीमियम पे होने वाला है। फिर फेस वैल्यू 100, इश्यू जो होने वाला है वो 110 में होगा, क्योंकि ये एट प्रीमियम आ जाएगा वापस, एट पास एट प्रीमियम, लेकिन रिडेम्पशन भी किस में होगा एट प्रीमियम पे होगा। फिर फेस वैल्यू 100, फिर जो इश्यू होगा वो डिस्काउंट पे होगा, और फिर जो रिडेम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा। मैं थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करता हूं क्या बता रहा हूं। ये एक सेट है और ये एक सेट है।
ये जो रिडेम्पशन वाला जो भूत है, ये मैं आपको दिमाग से निकालना चाहता हूँ। ये बार बार क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, बार बार रिडेम्पशन इतने में होगा, रिडेम्पशन इतने में होगा। बोले अच्छा सर ये है क्या? देखिए जो रिडेम्पशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है? रिडेम्पशन जो होने वाला है, ये तो होने वाला है एट पार पे, और ये जो रिडेम्पशन होने वाला है वो होने वाला है एट प्रीमियम पे। मतलब आप बताइए कि जो ये भले 10 साल के बाद में हो, आफ्टर 10 ईयर हो या आफ्टर 5 ईयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है, और फ्यूचर में अगर उसको रिडेम्पशन करते टाइम अगर 100 ही देना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्यूचर में किसी भी टाइप का कोई लॉस नहीं है। लेकिन एग्जांपल बताता हूं कि कोई एक डिबेंचर है जिसकी रियल में फेस वैल्यू 100 है, और उसको मेरे को रीपेबल या रिडेम्पशन करने के लिए मेरे को एक डिबेंचर के ऊपर 110 रुपए देने पड़ेंगे, 110 रुपीज देने पड़ेंगे। आप खुद ही सोच के बताइए कि आज तो लॉस नहीं हुआ है, लेकिन क्या फ्यूचर में एक टाइप का लॉस है कि नहीं? मतलब फेस वैल्यू तो उसकी 100 ही थी, और फ्यूचर में हम उसको जो पे करने वाले हैं वो 110 पे करने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 100 फिक्स रहेगा। मान लीजिए डिबेंचर की वैल्यू मान लीजिए 10 है, फेस वैल्यू अगर 10 है, और फ्यूचर में जो हम रिडेम्पशन करने वाले हैं वो अगर 10 में करने वाले हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है। बोले हाँ सर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में जो हम रिडेम्पशन करने वाले हैं वो 10 की जगह 12 में रिडेम्पशन करने वाले हैं, 13 में रिडेम्पशन करने वाले हैं, 14 में रिडेम्पशन करने वाले हैं, तो बताइए कि कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है? अरे कंपनी को लॉस होगा कि नहीं होगा बताइए? मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, ये एक पेन है मेरे पास जो कि 10 रुपीज की है। कितने रुपए की है? 10 रुपीज की। मेरे पास जो पेन है वो मैंने पेन दे दी मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स को जैसे मैंने वो पेन दी, तो मिस्टर एक्स ने मेरे को क्या दिया? 10 रुपीज। और इसके पास क्या आ गया? पेन आ गया। बोले हाँ सर ये पेन आ गया इसके पास, सॉरी। तो पेन इसके पास आ गई और 10 में मेरे पास आ गया। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला है कि आपको ये पेन परमानेंट नहीं रखनी है, मैं आपको ये पेन वापस मेरे को देनी है। ये आपके 10 रुपए जो मैंने लिए मैं आपको लौटा दूंगा, और ये पेन मेरे को दे देना। बोला ठीक है चलेगा। लेकिन हुआ क्या कि ये जो 10 रुपीज जो मैं उसको वापस से पे कर रहा हूं, वो बोल रहा है कि आप मेरे को इतने टाइम बाद में कर रहे हैं पे, तो 10 से काम नहीं चलेगा। आप मेरे को जब आपको वापस ये पेन चाहिए तो मैं आपको पेन तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरे को 11 रुपीज पे करने पड़ेंगे या 12 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बताइए 10 रुपीज के बदले में अगर 11 या 12 रुपीज अगर पे करने पड़ रहे हैं तो मेरा लॉस है कि नहीं है? आप यही मैं बताना चाहता हूं। तो रूल्स क्या वो देख लीजिए। रूल्स ये है बेटा कि अगर मान लीजिए कंपनी, जो हमारा बिजनेस का रूल्स होता है एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है हमारा बेटा, कंजर्वेटिव या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर फ्यूचर के लॉस है, लॉस कब होने वाला है? फ्यूचर में, तो उसको शो करो आप प्रेजेंट में। तो क्या आपको पता तो चल गया कि फ्यूचर में मेरे को क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। इसको आप प्रेजेंट में ही एंट्री कर दो उसकी। लेकिन अगर वो बोलता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है, तो उसका जो प्रेजेंट करते हो वो शो इन या शोन इन फ्यूचर करना, अभी नहीं करना है कुछ, अभी उसके गीत नहीं गाने। मतलब मेरे को ये अगर पता चल गया है कि 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में मेरे को एक लॉस होने वाला है, तो उसका रिकॉर्ड मेरे को आज ही कर देना चाहिए। उसका रिकॉर्ड हमें कल नहीं करना चाहिए, 5 साल बाद में नहीं करना चाहिए। मेरे को पता है कि मेरे को 5 साल के बाद में लॉस है, उसका रिकॉर्ड आप अभी कर दीजिए। बोला अच्छा सर तो कैसे करता है उसका रिकॉर्ड? तो उस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये कंडीशन हमारी, पहले मैं जैसे यही क्वेश्चन था, मान लीजिए ये जो मैंने अभी आपको फास्ट स्पीड में क्वेश्चन लिखाया था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 10,000 की जो डिबेंचर है वो जो 50 रुपीज एज के थे और वो 20% प्रीमियम पे इश्यू किए। जो रिडेम्पशन होने वाला है ना रिडेमेबल आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 10 ईयर एट 10% प्रीमियम, ये कह रहा है कि बेटा जो 10% प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर का लॉस है, 10 ईयर के बाद में पे करना है, लेकिन आपको रिकॉर्ड कब करना बुक्स के अंदर? वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर करना है आपको रिकॉर्ड। मतलब जब आप डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं उसी समय रिकॉर्ड कर देना है कि मेरे ये लॉस होने वाला है, ताकि बाद में अपन को कोई समस्या नहीं रहे। तो उसका रिकॉर्डिंग से सीखे कि क्या कर रहे हैं। देखिए मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे बेटा, और आप बोलो कि सर इसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली क्लास अगर अपन पढ़ते हैं तो मेरी ये इच्छा है कि उसमें पूरा डिटेल से समझे इसको।
मैं 6 की 6 कंडीशन कराऊंगा और उसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगी, और कौन सी आएगी वही मैं बता देता हूं। देखो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मान लीजिए प्रीडेम्पशन फ्यूचर में अगर 100 में ही होता है, 100 में ही होता है या फेस वैल्यू पे ही होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिडेम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पे होता है तो वो हमें एंट्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का लॉस भी है, फ्यूचर का जो लॉस है वो भी इन एंट्रीज के साथ दिखाना पड़ेगा। मतलब जो आपने ये एंट्री की है ना, ये जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर का लॉस भी यहां पर दिखाना पड़ेगा। इसकी वजह से बता देता हूं कि जब रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे होता है तो वो वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये 3 तो जो है वो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वही है, मतलब अगर रिडेम्पशन एट पार पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर रिडेम्पशन, अगर आप ये वाली को मत देखो, ये तो इश्यू वाली कंडीशन बता दी है, अगर रिडेम्पशन फ्यूचर में प्रीमियम पे होता है तो आपको वो एंट्री में चेंज करना पड़ेगा। ये फ्यूचर का जो लॉस होगा वो भी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक 15-20 मिनट आधे घंटे की क्लास अलग से लेना चाहता हूं, क्या एंट्री होती है, कैसे लॉस को दिखाते हैं और कैसे उस लॉस को अपन राइट ऑफ करते हैं, वो सारा का सारा हम कल की क्लास में सीखे तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कल संडे है, कल क्लास नहीं भी हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करना है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि आगे की जो क्लासें रहने वाली है वो तो हम करवा देंगे, लेकिन जो पीछे वाली जो क्लासें है, चाहे वो फाइनेंशियल की हो चाहे वो डिबेंचर की हो, पूरी की पूरी कैश फ्लो, कॉमन साइज कंपेरेटिव, वो आपको सीखना है और वो आपको पहले करना है। मैं आज यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से अगर मैं जल्दी में बताऊंगा 5-7 मिनट में तो मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिटेल से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में सही होने के चांसेस यहां से भी है। करें क्लास को खत्म बेटा, एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।